हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के भूगोल के प्रथम पत्र मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और पर्यावरण संबंधों की संकल्पना पर बातचीत करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हमें पता है, मनुष्य और पर्यावरण के बीच क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं आदिकाल से चली आ रही हैं। पर्यावरण मनुष्य के अस्तित्व तथा विकास को तो प्रभावित करता ही है, बदले में मनुष्य भी विकसित तकनीक और प्रौद्योगिकी के बल पर पर्यावरण में संशोधन करता है और उसे भी प्रभावित करता है। संबंधों का यह सिलसिला दो तरफा है, जिसे टू वे ट्रैफिक भी कहा जाता है। मनुष्य और पर्यावरण का संबंध गत्यात्मक है, यानी डायनेमिक है। यह संबंध हर युग में एक जैसा नहीं रहा है और न ही विश्व के सभी भागों में एक जैसा है। यह अंतर संबंध समय और स्थान के मुताबिक बदलता रहा है। जो समाज तकनीकी दृष्टि से विकसित होते गए, वहाँ मनुष्य पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव कम होता चला गया। सांस्कृतिक सुसुप्त अवस्था में जो समाज है, वहाँ प्रकृति की कठोर पकड़ से आज भी मानव नहीं छूट पाया है। परिणाम स्वरूप कहीं मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों से भयभीत होकर उसका दास बन गया और कहीं मनुष्य ने प्रकृति पर विजय की परचम लहराई। अर्थात मनुष्य और पर्यावरण के अंतर संबंधों की पड़ताल के लिए भूगोल के इतिहास में तीन पृथक विचारधाराएं विकसित हुई। सर्वप्रथम विचारधारा है नियतिवाद या पर्यावरण निश्चयवाद, जिसे हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। उसके पश्चात संभववाद विचारधारा का उद्भव हुआ, जिसे हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं। और तीसरी विचारधारा है नव निश्चयवाद, जिसे नियो डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हम पहली विचारधारा के बारे में बात करेंगे, जिसे हम पर्यावरण निश्चयवाद या नियतिवाद भी कहते हैं। इस विचारधारा का मुख्य रूप से विकास जर्मन भूगोलवेताओं द्वारा हुआ है, परंतु इसकी पृष्ठभूमि में प्राचीन भूगोलवेताओं का भी योगदान है। प्राचीन समय में पर्यावरण को सर्वशक्तिमान या ओमनी प्रेजेंट कहा गया है। उस समय प्राकृतिक शक्तियों के सामने मनुष्य निष्क्रिय, तुच्छ और महत्वहीन था। जीवन शैली, सभ्यता, इतिहास, समाज और राष्ट्र के विकास की अवस्थाएं पर्यावरण के भौतिक तत्वों द्वारा निर्धारित होती थी। परंतु प्राकृतिक दशाओं के मानव सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभावों की सर्वप्रथम व्याख्या करने का श्रेय यूनानी यानी ग्रीक, रोमन और अरब भूगोलवेताओं को जाता है, जिनमें से प्रमुख हैं हिप्पोक्रेटस, अरस्तु। यूनानी भूगोलवेता हिप्पोक्रेटस ने 420 ईसा पूर्व में अपनी धारणा को प्रस्तुत किया कि अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण एशिया के लोग आराम पसंद थे, जबकि कठोर वातावरण में रहने के कारण यूरोप के लोग परिश्रमी और जांबाज थे। इसके पश्चात महान विचारक अरस्तु ने भी अपनी विश्व विख्यात पुस्तक राजनीति में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ठंडे मुल्कों के लोग साहसी होते हैं, परंतु उनमें राजनीतिक संगठन की कुशलता का अभाव होता है। अतः वे अपने पड़ोसी राष्ट्रों पर शासन करने में न काबिल रहते हैं। परंतु इसके विपरीत एशिया के निवासी साहस की कमी के कारण गुलाम प्रवृत्ति के होते हैं। इन दोनों से अलग यूनान के निवासी मध्य अक्षांशों में बसे होने के कारण सर्वोत्तम गुणों से संपन्न होते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से सभी पर शासन करना उनकी नियति और उनका प्रारब्ध है। अरस्तु का यह दृढ़ विश्वास था कि कुछ राष्ट्रों की प्रगति में वहाँ का अनुकूल और सुविधाजनक वातावरण जिम्मेदार है।
रोमन भूगोलवेता स्ट्रैबो ने अपने ग्रंथ में बतलाया कि उच्चावच, ढाल, जलवायु, वनस्पति आदि भौगोलिक तत्व ईश्वर की देन होते हैं और ये तत्व मनुष्य की जीवन शैली का निर्धारण करते हैं। उन्होंने इटली का उदाहरण देते हुए कहा कि इटली का आकार, आकृति, जलवायु और स्थानिक संबंधों ने रोमन साम्राज्य के उत्कर्ष में भूमिका निभाई है। इसके पश्चात 18वीं से 13वीं शताब्दी तक अरब के विद्वानों ने के चिंतन और लेखन में भी निश्चयवाद की छाया स्पष्ट देखने को मिली, जिसमें से प्रमुख है अल बतनी, अल मसूदी, इब्न हाकल, अल इदरीसी और इब्न खल्दून। अरब भूगोलवेताओं ने आवासीय विश्व को 7 जलवायु खंडों में बांटा और इन प्रदेशों में निवास कर रही जातियों के शारीरिक और सांस्कृतिक लक्षणों का वर्णन किया। अल मसूदी ने दृढ़तापूर्वक कहा कि पर्याप्त जल वाले प्रदेशों के लोग प्रसन्नचित्त और विनोदी स्वभाव के होते हैं, जबकि शुष्क प्रदेशों के निवासी असंतुलित होते हैं और खुले वातावरण में जीने वाले चलवासी यानी नोमैड्स शारीरिक रूप से मजबूत, विवेकशील और पक्के इरादे वाले माने जाते हैं। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से बौदिन और मॉन्टेस्क्यू जैसे भूगोलवेताओं ने भी अपने ग्रंथों में मानव जीवन पर जलवायु, भू रचना और मिट्टी के प्रभावों की व्याख्या की है, परंतु मुख्य रूप से इस विचारधारा का विस्तार और प्रबुद्ध रूप से इसका परचम लहराने में मुख्य भूमिका जर्मन भूगोलवेताओं की है, जिसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कांट महोदय ने की थी। 19वीं शताब्दी में हम्बोल्ट, रिटर और रेड्जेल का योगदान महत्वपूर्ण रहा और 20वीं शताब्दी के आरंभ में कुमारी सैंपल ने इस सिद्धांत का जमकर समर्थन किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन भूगोलवेताओं को निश्चयवाद की विचारधारा ग्रीक, रोमन और अरब विद्वानों के द्वारा मिली, जिसका इन्होंने मजबूती से विस्तार किया और इस विचारधारा को स्थापित किया। 18वीं शताब्दी में जर्मन दार्शनिक कांट, जो 1724 से 1804 इनका कार्यक्षेत्र के वर्ष रहे हैं, एक कट्टर निश्चयवादी भूगोलवेता था, जिनका कहना है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है और मानव जीवन का नियंत्रण प्रकृति करती है। उनका मानना था भौगोलिक दशाओं की विभिन्नता के कारण यूरोप के विभिन्न प्रदेशों में उन्नति का स्तर भिन्न भिन्न पाया जाता है। उदाहरण देते हुए कहा कि उष्ण प्रदेश के अधिकांश निवासी सुस्त और भीरू हैं, कायरता से अंधविश्वास बढ़ता है और ऐसे देशों के लोग दास बने रहते हैं। जलवायु के प्रभाव की अपनी परिकल्पना के समर्थन में उन्होंने कहा, पशु और मनुष्य प्रवास के द्वारा दूसरे देशों में जा बसते हैं और धीरे धीरे अपने आप को नए वातावरण के अनुरूप ढाल लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में उन्होंने भूरी गिलहरी जो साइबेरिया प्रवास पर आती है, सलेटी रंग में बदल जाती है और गाय का सफ़ेद रंग शीत ऋतु में भूरेपन में बदल जाता है। आधुनिक भूगोल के संस्थापकों में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का योगदान उल्लेखनीय है, जिन्होंने प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को स्वीकार करते हुए कहा कि पर्वतीय प्रदेश के लोगों की जीवन पद्धति मैदानी लोगों से भिन्न होती है। निश्चयवाद ने पथ प्रदर्शक और रिटर के समकालीन हम्बोल्ट ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में प्रारंभिक सभ्यताओं के विकास पर भूसागरीय क्षेत्र की भू आकृति के प्रभाव को महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखित किया है। हम्बोल्ट सही अर्थों में निश्चयवाद के पथ प्रदर्शक थे, जिन्होंने भौगोलिक तत्वों, अक्षांश, देशांतर, समुद्र तल से ऊंचाई,
चुंबकीय अंतर, तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, वनस्पति और चट्टानों के प्रकार को मानवीय क्रियाकलापों पर प्रभावित करने का बारीकी से विश्लेषण किया है। हम्बोल्ट महोदय का मानना है कि मानव के शारीरिक लक्षणों में अंतर का प्रमुख कारण भौतिक शक्तियों के प्रभाव की भिन्नता है। उनके अनुसार मनुष्य की अपेक्षा वनस्पति तथा जीव जंतु अपने निवास क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु और ऋतु परिवर्तन से अधिक प्रभावित होते हैं। इनके बाद मुख्य रूप से नियतिवाद में जिनका योगदान है वो है जर्मनी के प्रख्यात भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर, जिन्होंने इसे मानव केंद्रित विचारधारा भी कहा है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्ध कुंडे में रिटर ने केवल प्रकृति के प्रभाव को ही प्रमुख नहीं माना, वरन मानव और पृथ्वी की पारस्परिक अंतरक्रियाओं को भी महत्वपूर्ण माना है। यानी मानव और पृथ्वी की इंटरएक्शंस को भी उन्होंने महत्व दिया है। रिटर ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि मनुष्य के शारीरिक गठन और स्वास्थ्य में विभिन्नताओं के कारण पर्यावरण भी भिन्न है। रिटर की विचारधाराओं के समर्थक अनेक भूगोलवेत्ताओं ने घोषित किया कि उनका प्रमुख कार्य वर्तमान तथा भूतकाल में किसी भी प्रदेश के निवासियों की भौतिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक नियति पर भौगोलिक दशाओं के प्रभाव की पहचान कायम रहती है। परंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में डार्विनवाद ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और भूगोलवेत्ताओं को प्रभावित किया। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, जो कि 1859 में प्रकाशित हुई, में माना कि जीवों की उत्पत्ति, उनका आकार व संख्या पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती है। डार्विन ने जैव विकास के विचारों को पर्यावरण निश्चयवाद के साथ बल देते हुए 5 प्रमुख विचार रखे। उनके विचारों का प्रथम बिंदु था, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। दूसरा बिंदु, जीवधारियों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीवन संघर्ष करना पड़ता है, परंतु